हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वो शुरू करेंगे। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज के चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 माइनस रूट 3 है, यानी आपसे पूछा जा रहा है 3 माइनस रूट 3 ये आपका कौन सी संख्या है। 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन है वो हम लोगों को देखना है। तो 3 माइनस रूट 3 है आपका पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या। ये जो आपका दिया हुआ है ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर पूर्णांक संख्या है या इन तीनों में से कोई नहीं है, वो हम लोगों को ढूंढना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं देखना है, बस ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसी के संदर्भ में देखना है। तो ध्यान रखिए कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, यदि रूट के अंदर कोई संख्या है, यदि उसका पूरा वर्गमूल निकल गया तो वो हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी पूरा वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, निकल जाए। यदि कोई संख्या रूट के अंदर है और यदि उसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, पूरा वर्गमूल का मतलब हुआ दशमलव में वर्गमूल नहीं निकले। ठीक है, जैसे रूट अंडर यदि हम 9 की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, मतलब 2 में से 1 निकलता है तो 3, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो गया, 3। तो आपसे पूछा जाएगा कि 9 हमारा कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो कहेंगे चूंकि रूट अंडर 9 यानी रूट के अंदर जो संख्या 9 है इसका पूरा वर्गमूल यानी 3 निकल रहा है, इसलिए ये हमारा जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात किसमें निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, तो वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी जिसका वर्गमूल किसमें निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। किसमें निकलेगा, दशमलव में, तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। बस यही 2 चीज याद रखना है अभी के लिए। ठीक है, फिर जैसे जैसे प्रश्न आएगा उसके अनुसार हम लोग समझते चलेंगे। मतलब जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, पूरा वर्गमूल मतलब हुआ कि दशमलव में नहीं जाए, तो वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका रूट अंडर 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी इसका पूरा वर्गमूल निकल गया। रूट अंडर यदि हम 49 की बात करते हैं तो 49 का वर्गमूल पूरा 7 होता है, ये निकल गया। तो ये दोनों रूट अंडर 25 है, रूट अंडर 49 है। जैसे रूट अंडर 100 की बात करते हैं तो इसका 10 होता है, चूंकि 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 10 गुना 10, इसलिए ये आपका 10 निकला, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। तो जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या, लेकिन यदि किसी का दशमलव में निकल जाए तो वो हमारा अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर 3 की बात करते हैं तो 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1.732 ये आपका इस तरह निकलेगा। तो ये चूंकि इसका दशमलव में निकल गया इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह आपका रूट 2 है, 1.414 ये इसी तरह निकलता जाएगा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। बस ये दोनों चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमसे पूछा जा रहा है इसके बारे में कि ये जो दिया गया संख्या है आपका, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या है आपका 3 है और माइनस रूट 3 है। ठीक है, चलिए 3 हमारा, पहले हम लोग ये समझते हैं कि 3 हमारा क्या है, चूंकि ये रूट के अंदर तो है नहीं, तो रूट के अंदर नहीं है, जब इस पर रूट नहीं है तो ये निश्चित है कि परिमेय संख्या होगा। तो ये आपका परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, और माइनस, अब ये देखिए 3 रूट के अंदर है और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि यदि कोई संख्या रूट के अंदर है, यदि उसका पूरा वर्गमूल निकल गया तब तो परिमेय, और यदि पूरा वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय। आप जानते हैं कि 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो अब देखिए परिमेय संख्या में से क्या घट रहा है, अपरिमेय संख्या, समझ गए ना। और जब जोड़ में आए या घटाव में आए, ठीक है, मतलब जोड़ में आए या घटाव में यदि परिमेय के साथ अपरिमेय आ गया, या फिर हो सकता था कि आपका अपरिमेय पहले हो और परिमेय बाद में हो, तो ऐसी स्थिति में या तो परिमेय में से अपरिमेय घटे
या परिमेय में से अपरिमेय घटे या अपरिमेय में से परिमेय घटे, तो जो आपका आंसर आने वाला है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी भारी कौन पड़ जाता है? अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या के साथ यदि परिमेय संख्या आया घटाव में या जोड़ में, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ क्लियर है कि आपका परिमेय में से घट रहा है अपरिमेय, इसलिए ये हमारा कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्लियर है हमारा। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कौन सा संख्या परिमेय संख्या? आपको चूज करना है कि कौन परिमेय होगा। तो रूट के अंदर जितना भी है, तो रूट के अंदर वाली वही संख्या परिमेय संख्या होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। अब तुरंत देखिए, पूरा पूरा वर्गमूल निकला तो परिमेय, और यदि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय। तो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा है कि रूट अंडर 49/64। तो देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब कि किसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है। तो आप देखिए 49 का क्या, 49 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 49 को लिख सकते हैं 7 × 7, और 64 को लिख सकते हैं 8 × 8। तो अब 2 में से 1 निकलेगा, 7/2 में से 1 निकला 8, यानी 49/64 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। मतलब ये रूट से क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो रूट से मुक्त हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। समझ गए? और आपसे पूछा ही जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, तो हमारा कौन है? ये है। ठीक है, दूसरा नंबर का बस पहला ही ऑप्शन। दूसरा को चेक कर लेते हैं। दूसरा देखिए आपका, दूसरा क्या आपका? रूट अंडर 81 बटे कितना है आपका? 91। तो चलिए 81 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 9 × 9, और 91 को क्या लिख सकते हैं? बहुत करेंगे तो 13 × 7, 13 × 7 91, और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो आप 2 में से 1 निकालिएगा बटे में, यहाँ तो दोनों अलग अलग है तो नहीं निकल पाएगा। मतलब जस का तस ही रह जाएगा। ऊपर वाला 9 निकल जाएगा, लेकिन रूट जो नीचे वाला आपका है 13 × 7 यानी 91, ये तो बेचारा रूट के अंदर ही रह गया। मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो फिर वही बात, परिमेय के साथ कौन आ गया? ये आपका परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय हो गया। और ये आपका अपरिमेय हो गया। तो भारी कौन पड़ता है? तो अपरिमेय। ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये हमारा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है? आगे फिर उसी तरह हम लोग देखिए 31 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 51 का भी नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय हो गया। मतलब परिमेय नहीं है। 49 का वर्गमूल निकल सकता है 7, लेकिन 101 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। मतलब ये भी आपका अपरिमेय हो गया। तो हमारा परिमेय संख्या कौन था? तो रूट अंडर 49/64। चूंकि 49 का भी निकल गया और 64 का भी निकल गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आपका है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब आपसे अपरिमेय ढूंढने का मतलब कि रूट के अंदर वही संख्या अपरिमेय होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा पूरा पूरा। तो चलिए आप देखिए, यहाँ ए का है आपका, ए में है रूट अंडर 36/64। आप जानते हैं 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, और 64 का 8 होता है। मतलब ये तो पूरा मुक्त हो गया। तो ये तो आपका हो गया परिमेय संख्या, जबकि हमसे पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या हमको बताइए। आगे बढ़ते हैं, बी में आपका है रूट अंडर 1/81। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। 81 का 9 होता है। तो ये भी तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो ये भी हमारा अपरिमेय नहीं रहा। सी नंबर हम लोग देखते हैं, रूट अंडर 3/5। अब देखिए इसमें ना 3 का वर्गमूल निकल पाएगा पूरा पूरा, ना 5 का, तो इसका मतलब है कि ये हमारा अपरिमेय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी नंबर में हमारा -9/रूट अंडर 49। 9 तो बेचारा आपका बाहर है ही, -9/49। 49 का वर्गमूल 7, यानी ये भी हमारा क्या हो गया? परिमेय हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा था? अपरिमेय संख्या। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। मतलब कौन अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथे नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। फिर वही बात, अपरिमेय पूछ रहा है, मतलब किसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ए नंबर 49, सॉरी चौथा का ए नंबर का आपका 9, इसका वर्गमूल 3 होता है तो परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या आपका हो गया। बी नंबर का हम लोग देखते हैं। बी नंबर में आपका क्या है? रूट अंडर 20 है। 20 का भी पूरा पूरा वर्गमूल, अब 20 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। और यही आपसे पूछा जा रहा था। आगे जब हम लोग देखते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, परिमेय हो गया। 49 का वर्गमूल 7 होता है तो परिमेय हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी नंबर है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। अब हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है,
हमारा 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2√2 है, ठीक है, 2√2 है, 2√2 है, मतलब आप देख रहे हैं कि 2 और √2 आपस में गुना है, और 2 हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या गुना, और √2 तो आपका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, मतलब हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि जहां परिमेय के साथ अपरिमेय आया तो भारी पड़ जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी ये कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। हमारा कौन सा सही ऑप्शन है, बी नंबर, ठीक है। तो 5वां का बी नंबर। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जो 1 से कटती है और जो खुद से कटती है, इन दोनों से ही कटेगा। यदि कोई संख्या 1 से कटे और खुद से कटे तो वो अभाज्य होगा। यदि बीच में कोई तीसरा काटने वाला आ गया, बीच में कोई तीसरा काटने वाला आ गया, तब वो हमारा क्या होगा, भाज्य होगा। ये हम लोग जानते हैं। तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक और खुद को छोड़ करके बाकी किसी से नहीं कटता है। जैसे हम यदि मान लेते हैं कि 5 की बात करते हैं, 5 किससे कटता है, 1 से कटता है, और किससे कटता है, खुद, यानी 5 से ही कटेगा। क्या और कोई संख्या है जो 5 को काट सकता है, तो कहेंगे नहीं। तो जो संख्या मात्र 1 से और खुद से कटेगा वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। और हम लोग जानते हैं कि दुनिया में प्रत्येक संख्या 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इस दोनों से तो प्रत्येक संख्या कटेगा, ठीक है, चाहे जो भी संख्या हो। तो जो संख्या 1 से और खुद से कटेगा वही अभाज्य कहलाएगा, और जो इस दोनों को छोड़ करके किसी तीसरा से भी कट जाए तो वो हमारा भाज्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए 6 की बात करते हैं, 6 जो है 1 से भी कट जाता है और खुद यानी 6 से भी कटेगा, लेकिन इसको 2 भी काटेगा और 3 भी काटेगा। अब ये हमारा भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य नहीं रहा, ठीक है। जिसे हम 11 की बात करें तो ये 1 से और खुद से ही कटेगा और किसी तीसरा से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। 9 की बात करें तो 9 1 से कटेगा और 9 से बाकी इसको 3 भी काटेगा, इसलिए अब ये हमारा क्या रहा, भाज्य संख्या रहा, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं अब ये भी हम लोग जानते हैं कि आपका जो संख्या होता है, और ये परिभाषा जो होता है हमेशा 1 से बड़ी के लिए होता है, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि 1 सभी संख्याओं को काटता है। तो हमारा भाज्य या अभाज्य कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा गिनती की संख्या होता है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। आपका परिभाषा ही कहता है कि 1 से बड़ी वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जो 1 और खुद को छोड़कर किसी तीसरा से नहीं कटता है। ये अभाज्य का परिभाषा हुआ। और भाज्य का हुआ कि जो 1 से बड़ी वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है जो 1 एवं खुद को छोड़कर के तीसरी संख्या से भी कट सकता है। तो चलिए, अब ये 2 जो हमारा है, चूंकि हमारा चाहे भाज्य हो या अभाज्य हो 2 से शुरू होगा। अब देखिए 2 1 से और खुद से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब अभाज्य संख्या हुआ हमारा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद 3 देखिए, 3 भी 1 से ही कटेगा और 3 से ही कटेगा, यानी ये भी हमारा अभाज्य संख्या हुआ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2, उसके बाद कौन, 3। अब हम 4 की बात करते हैं। 4 हमारा देखिए 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और बीच में 2 से भी कटेगा, मतलब ये हमारा भाज्य हो गया। मतलब हमारा जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका 4, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, 4। समझ गए। हमारा एक प्रश्न भी है, क्या है प्रश्न आपका, इसमें प्रश्न है क्या, इसमें आपका प्रश्न भी कहीं होगा, अच्छा ये अगले में होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताएं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 8 हो गया। ये हमारा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि आपका देखिए 1 आपका ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो शुरू कहां से होगा, 2 से। 2 हमारा अभाज्य है, इसका मतलब सबसे छोटा यही अभाज्य। उसके बाद 3 भी हमारा अभाज्य है, लेकिन सबसे छोटा 3 और 2 में तो सबसे छोटा हमारा 2 हो गया, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। उसके बाद क्या, 3 तो अभाज्य है, उसके बाद 4 आता है, 4 हमारा भाज्य। मतलब भाज्य कहां से शुरू होता है, 4 से, मतलब सबसे छोटा अभाज्य
भाज्य संख्या 4। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो कहेंगे 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो कहेंगे 4, और सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य दोनों का गुणनफल कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न था कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो 1 से और खुद से ही कटेगा, बाकी तीसरा से नहीं कटेगा। 8 की बात करते तो 8 देखिए आपका 1 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, और बीच में 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसलिए ये हमारा भाज्य संख्या हुआ, अभाज्य नहीं हुआ, ये हमारा आंसर नहीं है। 9 देखिए 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 11 आपका सिर्फ 1 और 11 से ही कटेगा और किसी तीसरा से नहीं कटेगा, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, देखिए अब 11 आपका 1 से, ठीक है, 1 से और 11 से ही कटेगा और कोई इसको नहीं काट सकता है, इसलिए हमारा हो गया। आगे बढ़ते हम बोलो। अब हमारा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है। 1440 में 2 का घात पूछ रहा है, 2 का पावर कितना है, तो चलिए लगाइए 2 से 2 सत्ती 14, 2 दूना 4 0, 2 से 2 तिया 6, 1 12, 2 छक्की 12 0, 2 से 2 एकम 2, 1 16, 2 अट्ठी 16 0, 2 से 2 नमा 18 0, 2 से 2 चौकी 8, 2 25 10। ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर अब तो नहीं लगेगा, 2 से 3 से लगेगा, 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, अब नहीं लगेगा। तो देखिए आपका 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितनी बार, 5 बार, मतलब 2 पर पावर कितना, 5, 1 2 3 4 5, यानी अधिकतम घात 2 का कितना आया, 5 आया। तो हमारा आंसर सही है सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि आपका देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। अब देखिए कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ठीक है, 0 और 50 के बीच, तो इसमें एक सूत्र होता है कि आपका प्रथम n तक की विषम, प्रथम n तक की गिनती में, प्रथम n तक की गिनती में, ठीक है, कब, जब n क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तब देखिए इसमें आपका एक सम संख्या का भी, सम संख्या भी निकालना है और विषम संख्या, मतलब प्रथम n तक की गिनती में जब n क्या हो, विषम हो, तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा कुल विषम संख्या, विषम संख्या, पहले इसको देखते हैं तब हम लोग समझते हैं, बराबर होता है n+1/2 और कुल सम संख्याएं, सम संख्याएं ये होता है आपका n-1/2। क्या मतलब हुआ इसका, ये समझते। देखिए प्रथम n तक की गिनती, मतलब प्रथम मतलब शुरू से, जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि ये आपका दे दिए हम 45 तक की गिनती में, मतलब प्रथम 45 तक की गिनती में कुल कितनी विषम संख्याएं होगी, विषम संख्याएं होगी, संख्याएं होगी। अब देखिए यहां आपका प्रथम 45 तक की गिनती में, तो जहां तक की गिनती में पूछा जाता है आपका, देखिए 45 तक की गिनती में, तो हम ये चेक करेंगे कि 45 हमारा सम है या विषम है। तो आपका 45 क्या है, प्रथम का मतलब शुरू से, 1 2 3 से लेकर के 1 से लेकर, प्रथम का मतलब होता है शुरू से, बीच में कहीं कोई कटेगा नहीं, कहीं कोई छूटेगा नहीं, प्रथम का मतलब ये हुआ। तो प्रथम 45 तक की गिनती में, मतलब 1 2 3 4 5 कहां तक, तो 45 तक की गिनती में आप हमको बताइए कि कुल कितना विषम संख्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अब हमको जहां तक पूछा जा रहा है वो देखिए आपका ये 45 सम है या विषम है, तो हम कहेंगे विषम है। तो ये जब क्या, प्रथम n का मतलब यही n क्या है आपका 45 है, मतलब प्रथम 45 तक की, n आपको कुछ भी हो सकता है इसलिए हमने n लिया। प्रथम 45 तक की गिनती में ये आपका देखिए n क्या है 45, विषम संख्या है। तो आपका क्या कुल, जब आप कुल विषम संख्या निकालेंगे तो क्या होगा आपका, यहां से n का मतलब 45 +1/2, 45 1 46 में 2 से भाग देंगे 23, तो कुल विषम संख्या क्या होगा, कुल विषम संख्या 23 को होगा। यदि हम सम की बात करेंगे तो यहां से क्या है, n का मतलब 45 - 1/2, 45 में से 1 गया क्या 44/2, तो कितना हो गया 22। तो आपका 23 जो है आपका क्या हो जाएगा विषम संख्या, और 22 जो हो जाएगा आपका सम संख्या हो जाएगा, मतलब दोनों आपका निकल गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना।
तो प्रथम n तक की गिनती में जब आपका, अच्छा एक ये भी हो सकता है, अब यहाँ 45 की जगह आपको 50 भी, मतलब अब ये क्या हो गया आपका सम हो गया। अब ये क्या हो गया सम, उस समय विषम था और अभी अब सम, तो सम में ज्यादा दिक्कत नहीं है, सम में ज्यादा नहीं, बस आप सम जो आया उसका आधा कर दीजिए तो कितना हुआ 25, मतलब 25 सम हो जाएगा और 25 विषम हो जाएगा। समझ गए ना। तो बस थोड़ा सा दिक्कत है कि जहां तक आपको कहा जा रहा है यदि वो विषम है तो विषम वाला में क्या होगा, कुल विषम संख्या निकालना है तो जो आपका दिया हुआ है उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, और यदि सम संख्या निकालने का था तो जो दिए जहां तक दिया हो उसमें से 1 घटा के 2 से भाग दे दीजिए, काम खत्म। उदाहरण और भी लेते हैं, चलिए जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि प्रथम 71 तक की गिनती में, प्रथम 71 तक की गिनती में आप हमको कुल सम संख्या बताइए, कुल सम संख्याएं बताइए और कुल विषम संख्या बताइए, कुल विषम संख्या बताइए, विषम संख्याएं बताइए। तो बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपका जो दिया हुआ वो आपका क्या 71 विषम है या सम है, तो हम जानते हैं 71 विषम है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने क्या देखा कि कुल सम संख्या निकालने कहे तो आपका जो दिया हुआ है 71 उसमें से 1 घटा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 71 में से 1 गया कितना हुआ आपका, 71 में से 1 गया आपका 70 हुआ, और 70 में 2 से मतलब 35, मतलब 35 जो है आपका क्या आया, 35 आपका सम संख्या निकल के आ गया। और कुल विषम संख्या उसका क्या होता है, जो दिया हुआ है उसमें 1 जोड़ दीजिए बटा 2, 71 1 72 में 2 से भाग देंगे 36, देखिए 36 हो गया आपका, कितना हो गया विषम संख्या। और 36 35 कितना होता है 71। लेकिन यदि आपको मान लीजिए यहाँ 70 दे देता तब तो कोई बात नहीं है, 70 बटा 2 मतलब 35 हो जाएगा सम और 35 हो जाएगा विषम, बस हो गया। समझ गए ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही आपका प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच, अभी देखिए बीच की बात कर रहा है, तो बीच का मतलब क्या होता है। आपसे हम कहें कि 5, ये मान लीजिए कि 3 और 4, ये मान लीजिए कि 3 और 10 के बीच, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 और 10 के बीच का मतलब होता है कि 3 और 10 इसमें नहीं आएगा, बाकी ये सब आएगा। मतलब ये दोनों बगल वाला क्या हो जाता है, निकल जाता है, मतलब हट जाता है। बीच का मतलब ये हुआ, समझ गए। बीच का मतलब ये दोनों पिलर की कम करेगा लेकिन ये दोनों शामिल उसमें नहीं होगा, इसके बीच जो आएगा वो होगा। समझ गए ना। तो 3 और 10 के बीच कौन कौन हो गया, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लेकिन उसमें 3 और 10 नहीं आएगा। तो वही सेम चीज है आपका। देखिए 0 और 50 के बीच का मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 4, कहां तक हो गया आपका, ये आपका 49 50। तो चलिए यहां तक हो गया। 0 और 50 के बीच का मतलब ना 0 होगा ना 50 होगा, तो सीधी सी बात है, गिनती कहां तक गया, 49 तक गया। बस गिनती देख लेना है, जो है उसको छोड़ देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 101 से 49 तक की गिनती में हमको पूछ रहा है क्या चीज, तो आपसे पूछ रहा है विषम संख्याओं की संख्या। 1 से 49 तक में विषम संख्याओं की संख्या, 49 तक में 49 क्या हमारा सम है या विषम है, तो हम जानते हैं विषम है। तो विषम में क्या होता है 49 और 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कुल विषम क्या है ये हमको बता देगा। लेकिन यदि हमको 49 में से 1 घटा करके 2 से भाग देंगे तो कुल कितना सम संख्या है वो हमको बता देगा। तो विषम 49 1 50 बटा 2 का मतलब 25 विषम संख्या, और 49 में से 1 गया कितना हुआ 48, कितना हुआ 48 बटा 2 24 हो गया आपका सम संख्या। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था 0 और 50 के बीच का। अरे भाई 0 और 50 का मतलब क्या हुआ, 1 से कहां तक की गिनती हो गया 49 तक का, चूंकि आपका 0 भी छूट गया और 50 भी छूट गया। समझ गए ना। तो हमारा इसमें क्या पूछ रहा था विषम संख्या, तो हमारा हो गया 25, और सम संख्या पूछता तो हमारा हो जाता 24। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है आपका 5 15 और 20 के ये देखिए लॉसो का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, और मौसो का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। दोनों में अंतर है। तो चलिए 5 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात है। अब देखिए लॉसो और मौसो का अनुपात किसका, 5 15 और 20। तो 5 15 20, 5 से लगाते हैं हम लोग, 5 एकम 5 5 तिया 15 5 चौक 20। अब ये लगने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए एक चीज और इसमें देखना है कि लॉसो भी निकालना है और मौसो भी।
तो जो सबको काटेगा वो महत्तम समापवर्तक होगा, समझ गए ना। तो देखिए 5 जो था वो सबको काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा। क्या और कोई, अब 5 जो है सबको, इसको एक बार में काटा, इसको 3 बार में, इसको 4। अब क्या कोई वैसी संख्या है जो तीनों को काटेगा? नहीं काटेगा। सिर्फ 5 काटा, सिर्फ 5 काटा तीनों को, इसलिए सिर्फ 5 हमारा क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक हो गया। तो हमारा महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक में क्या, समापवर्त में क्या होता है? जो काटता है सो भी, जो नहीं काटता है। लघुत्तम समापवर्त में सब होगा। 5 तिया 15 चौके 60 पूरे होगा। लघुत्तम समापवर्त में क्या होगा? पूरे होगा। लेकिन महत्तम समापवर्तक में सिर्फ 5 काटा था। ठीक है। जैसे एक और लेते हैं, मान लीजिए हमने यहां लिया 10, 30, 40। मान लीजिए ये आपका प्रश्न है, आपसे हम पूछे इसमें महत्तम समापवर्तक कितना है, तो आप यहां 5 से काटिए, 5 से या 2 से पहले काटिए। 2 5 10, 2 से 15 बार में, 2 से 20 बार में, 2 काटा तो 2 आएगा। ठीक है। 2 सबको काटा। क्या वैसी संख्या और भी है जो सबको काटेगा? कहेंगे हाँ 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके, मतलब 5 भी सबको काटा। क्या अब कोई है जो इस तीनों को काटेगा? नहीं। इसका मतलब महत्तम समापवर्तक हमारा कितना है? अब 10। समझ गए ना। तो जो सबको काटेगा वो सब महत्तम समापवर्तक में आएगा, और जो नहीं काटेगा, ये काटा अब ये सब नहीं काट रहा तो भी आएगा लघुत्तम समापवर्तक में। तो महत्तम समापवर्तक हमारा इसका कितना था? 5, और लघुत्तम समापवर्तक कितना था आपका? 5 या 15 चौकी 60। आपसे पूछ क्या रहा था? 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्त, मतलब लघुत्तम समापवर्त 60 और महत्तम समापवर्तक मतलब 5, और इस दोनों का अनुपात मतलब बटा। जो पहले कहा गया वो ऊपर, पहले कहा गया लॉस तो वो ऊपर, मौसो नीचे। काटिए इसको 12 बार, 5 से कितने बार में? 12 बार में। तो यहाँ क्या नहीं कुछ तो 1, तो ये क्या हो गया आपका? 12/1 मतलब 12:1। आपका ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अब देखिए अपरिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय, सीधी सी बात, परिमेय हो गया। अपरिमेय नहीं है क्या मतलब इसका हुआ? परिमेय है। परिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय है। मतलब आपका प्रश्न का अपरिमेय नहीं है मतलब इसका मतलब परिमेय होगा। आप परिमेय खोजिए इसमें। तो देखिए परिमेय कौन होगा? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल पाएगा। 10 का नहीं निकल पाएगा, 24 का नहीं निकल पाएगा, 35 का नहीं निकल पाएगा, 121 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना होता है? 11। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सब आपका अपरिमेय है। √10 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय। जबकि आपसे पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है, मतलब ये आपका परिमेय हो गया। समझ गए ना। अब हम लोग 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपका कह रहा है कि 2 संख्याओं a और 18 है। आपका 2 संख्या है, पहली संख्या आपका a है और दूसरी संख्या आपका 18 है। पहली संख्या आपका कितना है? a है और आपका दूसरी संख्या 18 है। ठीक है। तो 2 संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समापवर्त 36 है। अब इसका लघुत्तम समापवर्त जो है आपका 36 है और महत्तम समापवर्तक आपका कितना है? 2 है। महत्तम समापवर्तक कितना है? 2 है। तो 2 संख्याएं हैं a और 18, इसका लघुत्तम समापवर्त आपका 36 है और महत्तम समापवर्तक कितना है? 2 है। तो कहता है a का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आपको 2 संख्या दिया हुआ रहे और उसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बीच संबंध बताने कहे तो आपका होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्त। ये हम लोग सूत्र जानते हैं। तो चलिए पहली संख्या आपका क्या है? a गुना दूसरी संख्या 18 बराबर महत्तम समापवर्तक 2 और लघुत्तम समापवर्त 36। ये पहले ये बाद में रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको a का मान चाहिए, तो काटिए यहां से 18 दूनी 36। तो कितना हो गया? a बराबर 2 दूना 4। a का मान कितना हो गया? 4 हो गया। समझ गए ना। मतलब अगर आपको 2 संख्याओं में से एक संख्या दिया हुआ रहे और उसका लॉस और मौसो निकालने और लॉस और मौसो दिया हुआ रहे तो बस क्या करना है? सीधी सी बात है। आपका देखिए पहली संख्या a था, दूसरी संख्या 18, ये दोनों बराबर हो जाएगा किसके? लॉसो और मौसो के गुणनफल के। मतलब 36 गुना 2, हमको यहाँ से a चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 72 बटे में, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा? 72 में 18 चौकी 72। 4 हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। ये सूत्र होता है आप लोगों को। ठीक है, समझ गए ना। चलिए क्यों ऐसा होता है देखिए। अब मान लीजिए 2 संख्या है, मान लीजिए 5 और 20 है। इस दोनों का महत्तम समापवर्तक 5 और 20 का देखिए।
आपका 5 और 20 का 5 एकम 5, 5 चौके 20, महत्तम समावर्तक चूंकि 5 ही दोनों को काट पाया और कोई नहीं काट पाया तो महत्तम समावर्तक कितना हुआ आपका 5, और लॉसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। अब बताइए हमको दो संख्या दिया हुआ था, इधर से दोनों संख्या का गुणनफल कितना होता है 100, 20 पचे 100, और यहाँ से इस 900 और लॉसो का गुना कितना होता है 100, तो दोनों बराबर होता है आपस में, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि आपका है कि यदि P तथा Q, आपका P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q दो अभाज्य संख्या मतलब आपका क्या हुआ कि P और Q आपका दो, इसको कौन संख्या P और Q को 1 से कटेगा और खुद P से कटेगा, इसको कौन काटेगा 1 से कटेगा और खुद Q से कटेगा, क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि जो संख्या खुद से और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा वही आपका अभाज्य होगा। तो बताइए P और Q अभाज्य संख्या तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो महत्तम समापवर्तक का मतलब जो सब में मिलेगा जिससे सब कटेगा वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है। तो इस दोनों को काटने वाला कौन सी ऐसी संख्या है, तो कहेंगे इस दोनों को काटने वाला सिर्फ एक ही है जो इस दोनों को काट रहा है, एक इसको भी काट रहा है और एक और कोई बीच में नहीं है जो इसको काट रहा है। जैसे दो अभाज्य संख्या आप लीजिए, मान लीजिए 2 और 3 लीजिए, ये दोनों अभाज्य संख्या है। अब इसको अब दोनों को काटना चाहेंगे तो देखिए 1 से कटेगा 2 बार में, 1 से कटेगा 3 बार में, अब जिंदगी भर काटते रहे तो भी 1 से 2 बार में, 1 से 3 बार में, मतलब एक ही ऐसा संख्या है जो दो अभाज्य संख्या को काट सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका क्या कर रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या तो उनका महत्तम समापवर्तक मतलब जो सबको काटेगा वही महत्तम समापवर्तक होता है। तो हमारा क्या होगा आपका आंसर 1 होगा जो सबका महत्तम मतलब एक ही दोनों को काट सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग 13वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 12 तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। 13वां नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, 2 चौकी 8। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस तरह का प्रश्न एक है। आ गया आपका प्रश्न, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आपका कहता है 14वें नंबर प्रश्न में निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो खुद से और 1 से कटे बाकी किसी से नहीं कटे। तो बोलिए 29 को सिर्फ 1 और 29 ही काट सकता है और कोई काट सकता है नहीं, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। 25 को 1 भी काटेगा, 25 भी काटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये तो अभाज्य नहीं हुआ। 16 को देखिए ना आप, 1 16 4 सब काट रहा है तीनों, इसलिए अभाज्य हुआ नहीं। 15 को 1 5 3 15 बहुत सारा काटने वाला, तो ये तो अभाज्य संख्या हुआ नहीं, तो हमारा 29 ही अभाज्य संख्या है। आगे है किसी पूर्णांक m के लिए, m आपका क्या है पूर्णांक है, m आपका पूर्णांक है, m जो है आपका पूर्णांक है और पूर्णांक का मतलब होता है कि प्लस में भी 1 होता है और माइनस में भी 1 होता है, प्लस में भी 2 होता है और माइनस में भी 2, इसका मतलब हुआ प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। उसके बाद अब देखिए पूर्णांक का मतलब क्या हम लोग जानते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 ये इसका कोई अंत नहीं है, और इधर -1 -2 -3 -4 इसका भी कोई अंत नहीं है। तो पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, 0 भी है इसमें, और देखिए 0 है और प्लस माइनस 1 है तो हम प्लस माइनस 1 लिख दिए, प्लस माइनस 2 है तो प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 है प्लस माइनस 3, ठीक है, समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस 4, इसी तरह प्लस माइनस 5 ये चलता रहेगा। तो ये हमारा पूर्णांक है। तो आपका m जो है ये क्या है आपका पूर्णांक है, इसमें 0 भी है, ठीक है, प्लस माइनस 4 ये चलेगा। अब आपका कह रहा है कि m जो है आपका पूर्णांक है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, आपको सम संख्या का एक रूप पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है सम संख्या का, मतलब आपका प्लस में भी होना चाहिए और माइनस में भी सम होना चाहिए। तो बोलिए आप हमको कि आपका जो है आपका पूर्णांक हो गया। अब देखिए सम संख्या क्या होगा, +2 और -2 दोनों है सम, +4 -4 +6 ±6 ±8 प्लस कितना हो गया 10, ये +-12 ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, और आपका 0 भी होगा, क्या होगा सम संख्या है, सम संख्या है ना, तो सम संख्या का पूर्णांक। अब इसका हमको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो अब देखिए यहाँ ये तो आपका सम हो गया। अब 0 हम 0 को 0 ही रहने देते हैं। अब बहुत करेंगे तो इसमें क्या 0 में मान लीजिए हमको, अब पहले आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। ये +-2 जो है प्लस माइनस इसको 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 एकम 2, +-4 को +-2 गुना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। +-6 को +-2 गुना 3 लिख सकते हैं, फिर 8 को +-2 गुना 4 लिख सकते हैं। ये आगे बढ़ रहा है, +-10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं,
तो आप इसमें ये आगे बढ़ते जा रहा था, आप इसमें क्या देख रहे हैं सो बताइए। 2 सब में कॉमन है, देखिए 2 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, ठीक है। तो 2 हम बाहर कर लेते हैं, 2 आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना प्लस माइनस 1, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 को बाहर करें 2 गुना प्लस माइनस 2, फिर आगे 2 गुना प्लस माइनस 3, फिर आगे 2 गुना प्लस माइनस 4, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, इसी तरह ये चलता रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, तो 2 तो सब में है, 2 हमने लिया। अब ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ये आपका क्या है, पूर्णांक है। ये आपका क्या है, देखिए 2 के साथ गुना है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 4 है, ये इसी तरह चलता जा रहा है। और ये देखिए आपका क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक आपका क्या है, आपने m माना है, तो 2 गुना इसको हम लोग m लिख सकते हैं, मतलब 2m के रूप का है। आपका कहाँ गया, ये है 2m के रूप का है, समझ गए ना। आप जीरो को भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ बहुत करेंगे तो क्या, 0 गुना, क्योंकि सब में जब 2 था ही तो हमने क्या इसे भी 2 निकालना चाहा, तो आपका क्या हुआ, यहाँ से आपने 2 निकाला तो आपका 0 हो गया, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे भी होगा, मतलब आपका क्या हो गया, 0 आपका निकाले तो देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ तो आपका हो गया, यहाँ से 0 हमने रख दिया, तो ये आपका आंसर हुआ। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।